जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सातवां। देखो, सातवानों की बात करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को ही हमने बनाया है अपनी तरफ से दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कहीं मिलने वाले नहीं है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बनाया हमने यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर को जो होने वाला है, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीसीएस और जो भी आरओ इवन वनडे एग्जाम्स में भी यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। तो ये सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका कवर हो जाएगा और आपको बहुत बेहतर सुविधा मिलने वाली है दोस्तों। बहुत बेहतर एफिशिएंसी होगी अगर आप इन वीडियोज को बार बार देखते हैं। अगर चाहें तो अपने नोट्स में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सातवां को कंप्लीट करेंगे आज। एक एक चीज के बारे में देखेंगे, सातवां से कैसे और कहाँ क्वेश्चन आते हैं, उसके कवि कौन थे, उसका इकोनॉमिक सोशल स्टेटस क्या था, वुमेन्स की स्थिति कैसी थी। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ क्या उन्होंने किसने आक्रमण किया, कौन कौन से राजा का कार्यकाल क्या है दोस्तों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सातवां वंश की स्थापना किसने की थी। तो सातवां वंश की स्थापना की थी सिमुक ने दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको नहीं पता होता है तो वहां गलत होने का चांस हो जाता है। तो सातवां वंश की स्थापना की सिमुक इसके कौन थे, संस्थापक थे किसके, सातवां वंश के दोस्तों। ठीक है, सिमुक इसके सातवां वंश के संस्थापक थे। तो सिमुक इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी दोस्तों सबसे ज्यादा प्रशासक, सबसे बेहतरीन शासक थे इस सातवां वंश के। तो उन्होंने कुषाणों को परास्त किया, ये इनकी विशेषता थी। इनकी उनके बारे में कथन सही है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कुषाणों को परास्त किया। अंतिम सातवां राजा नहीं थे, बौद्ध धर्म के विरोधी थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने केवल दक्षिण भारत पर शासन किया, ऐसा नहीं था। दक्षिण भारत के सिवा भी उन्होंने शासन किया। गौतमी पुत्र सबसे महान शासक थे सातवां वंश के। सातवां वंश की राजधानी क्या थी। सातवां वंश की राजधानी थी दोस्तों तिलक। तिलकपुर यानी कि प्राचीन मृतापुर बुलाते हैं इसको। तिलक जो है सातवां वंश की राजधानी हुआ करती थी। कौन सी, तिलक, यानी कि प्राचीन मृतापुर बोला जाता था दोस्तों इसको। नेक्स्ट है, सातवां काल की प्रमुख भाषाएं कौन सी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ। प्राकृत और मराठी। सातवां काल की प्रमुख भाषा थी प्राकृत एंड मराठी दोस्तों, प्राकृत एंड मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है, सातवां काल के प्रशासन में प्रांतों का प्रबंधन किसके द्वारा होता था। ये होता था गवर्नर, यानी कि प्रांताधिपति। प्रांताधिपति को गवर्नर बोला जाता था, जो सातवां काल के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बेहतर ढंग से समझता था, प्रांतों का प्रबंधन। नेक्स्ट, सातवां साम्राज्य में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी। आर्थिक जो गतिविधियां थी, इकोनॉमिक जो डायनेमिक्स आते थे वो कृषि और व्यापार दोस्तों। क्या कृषि और व्यापार, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड बहुत ज्यादा फला फूला होता। सातवां राजाओं ने किस धर्म को प्रमुख संरक्षण प्राप्त था। सातवानों का दोस्तों बौद्ध धर्म को। किसको, बौद्ध धर्म को सातवां राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। सातवां काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। सातवां काल में महिलाएं शिक्षा, संपत्ति, अधिकार और धार्मिक भागीदारी लेती थी दोस्तों। सातवां काल की महिलाओं में शिक्षा, संपत्ति में अधिकार था, धार्मिक भागीदारी में ये भाग लेती थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो सातवां काल के शासक थे, देखा होगा आपने, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री, ठीक है, इस तरह के शासक रहे हैं जो अपनी माताओं के नाम अपने नाम से पहले लगाते थे। पिता के नाम नहीं, माताओं के नाम। गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया, यज्ञश्री वाल्गी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सातवां काल की कर प्रणाली का मुख्य सोर्स क्या था। भूमिकर। क्या था, भूमिकर। गौतमीपुत्र सातकर्णी का प्रमुख सैन्य शत्रु कौन था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का प्रमुख सैन्य शत्रु थे शक, जिन्हें बोलते थे सीथियंस भी बोला जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, सातवां काल की प्रमुख काव्य रचना कौन सी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है गाथा सप्तशती, जिसको वहां के कवि थे हॉल, डॉक्टर हॉल ने लिखा हुआ था। कौन थी, गाथा सप्तशती, जिससे हॉल ने लिखा था। सातवां वंश की कर व्यवस्था में कौन से कर प्रमुख होते थे। भूमि कर, व्यापार कर और सीमा शुल्क, यानी कि भूमि कर, व्यापार कर और सीमा शुल्क सातवां वंश की व्यवस्था में, सातवां काल की व्यवस्था में प्रमुख कर होते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सातवां काल में प्रांतों का प्रशासन किस व्यवस्था पर आता था। देखो, ये केंद्रीय राजतंत्र था, एक तरीके से सेंट्रलाइज मोनार्की थी दोस्तों। सेंट्रलाइज मोनार्की यानी कि केंद्रीय राजतंत्र पर काम होता था। निम्नलिखित में से कौन सातवां राजा यज्ञश्री सातकर्णी ने किया। कौन सा कार्य था जिसे राजा यज्ञश्री सातकर्णी ने किया दोस्तों। कौन से कार्य थे, ये थे आपके प्रशासनिक सुधार और आर्थिक पुनरुद्धार का काम। ठीक है, नेक्स्ट, सातवां काल में सैन्य बल किस प्रकार के सैनिक प्रमुख थे। ये घुड़सवार और पैदल सेना दोनों प्रमुख थे दोस्तों, जो सैन्य काल में होता था। नेक्स्ट बात करते हैं, सातवां शासन की प्रमुख सामाजिक नीति क्या थी। धार्मिक सहिष्णुता और जाति व्यवस्था दोस्तों, क्योंकि सातवां जो है ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा आश्रय हुआ था, दिया हुआ था कि सातवां जो है ब्राह्मणों के ही
समकक्ष थे, यानी कि ब्राह्मणों ही सातवाहन जो है ब्राह्मण शासक ही हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता और जाति व्यवस्था इसकी सामाजिक नीति का प्रमुख विशेषता थी सातवाहनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल की प्रमुख भाषा थी प्राकृत, इसका कारण क्या था? ये कारण था प्राकृत जो है आम जनता की भाषा थी और साहित्य में भी प्रयुक्त होती थी, इसलिए ये जरूरी थी। नेक्स्ट, सातवाहन काल की निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक स्थल प्रमुख थे? ये थी आपकी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं सातवाहन काल के ही धार्मिक स्थलों में इनको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, सातवाहन शासक में न्याय व्यवस्था की क्या विशेषता थी? राजा अंतिम न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी के प्रशासनिक सुधारों में, जो प्रशासकीय सुधार थे उनमें क्या शामिल था? उनके सुधारों में क्या शामिल था? इनके प्रांताधिपतियों की नियुक्ति और कर व्यवस्था के सुधार, यानी कि ए इज द राइट आंसर। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के प्रशासकीय सुधारों में ये प्रांताधिपतियों की नियुक्ति और कर व्यवस्था का सुधार, ये मेन प्रशासकीय सुधार थे ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? ये हुआ गुप्त वंश का। सातवाहनों के बाद गुप्तों ने साम्राज्य को संभाला दोस्तों, तो सातवाहनों के बाद गुप्तों का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाथा सप्तशती, जिसे गाथा सप्तशती की जो विषय वस्तु क्या थी, इसको हाल ने लिखा है, यदि प्रेम और सामाजिक जीवन, यानी कि प्रेम और सामाजिक जीवन पर आधारित थी गाथा सप्तशती की विषय वस्तु। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधि क्या थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधि थी सम्राट और महारथी दोस्तों। सातवाहन शासकों में, सातवाहन शासन काल में प्रांतों के शासकों को क्या कहा जाता था? प्रांतों के शासकों को कहा जाता था प्रांताधिपति। क्या क्या है? प्रांताधिपति। सातवाहन काल में कर वसूली के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी? ये होता था कर अधिकारी, जिसे स्थानकीय या अमात्य बोला जाता था। स्थानकीय या अमात्य बोला जाता था, जो कर वसूली के लिए पदाधिकारी नियुक्त होता था, उसे बोलते थे कर अधिकारी या स्थानकीय या अमात्य। नेक्स्ट बात करते हैं, सातवाहन शासनकाल में अमात्य पदाधिकारी के कर्तव्य क्या थे? ये कर संग्रह और प्रशासन की देखभाल करता था। सातवाहन वंश की कुल कितनी पीढ़ियां थी? लगभग 30 पीढ़ियां थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य की क्या स्थिति थी? सातवाहन साम्राज्य गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद कमजोर हुआ और विखंडित होने लगा था, वहां से स्टार्ट हो गया था। सातवाहन शासन में सेना की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये घुड़सवार सेना और हाथी सेना प्रमुख होती थी। घुड़सवार सेना और हाथी सेना इसमें प्रमुख होती थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, सातवाहन काल में विदेशी व्यापार के लिए कौन से मार्ग प्रमुख थे? स्थल और समुद्री मार्ग दोनों का यूज होता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शासकों से लड़ाई लड़ी? शक और कुशाणों दोनों से, शक और कुशाणों से। सातवाहन काल में न्याय प्रणाली धार्मिक और सामाजिक न्याय पर व्यवस्थित थी, ये मैंने पहले ही बता दिया। सातवाहन काल के शासक किस प्रकार की सेना का उपयोग करते थे? घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना का यूज भी करते थे सातवाहन शासक। देखो थोड़ा इनका डिटेल्स बता देते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के सामाजिक कार्यों का सारांश है यहाँ पे। सैन्य विजय, उसका कार्यक्षेत्र, शकों और कुशाणों को परास्त किया इन्होंने और साम्राज्य का विस्तार किया। प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था, न्याय व्यवस्था बहुत उत्तम लेवल की थी। धार्मिक सहिष्णुता थी, बौद्ध धर्म के संरक्षण के साथ अन्य धर्मों का सम्मान था। आर्थिक विकास की बात करें, कृषि प्रोत्साहन दिया जाता था, व्यापार सुविधा दी जाती थी। कला संस्कृति में अजंता की गुफाओं को संरक्षण मिला, साहित्य और शिक्षा का विकास हुआ दोस्तों। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के सामाजिक कार्यों का एक समरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, धर्म के अनुसार कुछ प्रमुख शासकों की भूमिकाएं। देखो सिमुक जो है सातवाहन के कौन थे? सातवाहन के संस्थापक थे सिमुक। ये बौद्ध धर्म के संरक्षण में प्रारंभिक भूमिका निभाई। कान्हा बौद्ध विहारों के विकास को समर्थन दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक, मठों और स्तूपों का निर्माण। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ये धार्मिक दान और सांस्कृतिक संरक्षण में सक्रिय थे। यज्ञ श्री सातकर्णी धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखना, बौद्ध एवं हिंदू दोनों को सम्मान देना, ये इनकी कुछ धार्मिक विशेषताएं थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक केंद्र। अजंता की गुफाएं बौद्ध धार्मिक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। एलोरा की गुफाएं हालांकि ये बाद में बनी है, पर सातवाहनों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती हैं। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई थी। मठ और स्तूप बौद्ध मठों का निर्माण हुआ। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए धार्मिक केंद्र भी बनाए गए थे। धार्मिक साहित्य देख सकते हो यहाँ, कवि हला ने दोस्तों प्राकृतिक में, प्राकृत भाषा में, प्राकृत और ब्राह्मी लिखी जाती थी। सामाजिक और धार्मिक भावों में भरपूर कविताएं लिखी। कवि कौन थे यहाँ? कवि हला नाम था इनका। मैं हाल कह रहा था, हला नाम था या हाल कह सकते हो। ये सातवाहन काल के कवि थे दोस्तों। ठीक है, वहीं कुछ कवियों की बात कर लेते हैं। क्या है? हला में जैसे ऊपर बात करता है, इन्होंने गाथा सप्तशती लिखी। प्राकृत भाषा के 700 छंद की संग्रहित कविताओं का ग्रंथ है ये। प्रेम और सामाजिक जीवन पर आधारित है। सातवाहन काल की प्रसिद्धतम काव्य रचना है दोस्तों ये। कौन सी? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती जो किसके द्वारा लिखी गई है? कवि हला के द्वारा। कुब्ज दत्त एक कवि थे, ये भी सातवाहन काल के। कुछ अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। प्राचीन प्राकृतिक कवि रहे जिनकी कविताओं का उल्लेख मिलता है। महाकवि भट्ट
ये अज्ञात ग्रंथ में इनका उद्वेग है, कोई ग्रंथ लिखे इन्होंने। संबंध बौद्ध और धार्मिक विषयों पर इनकी रचना है। ये महाकवि भट्ट जो है सातवाहन काल के ही कवि हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी की कौन सी उपाधि थी दोस्तों? सम्राट और महारथी की, सम्राट और महारथी की उपाधि थी। कौन सा प्रमुख केंद्र था सातवाहन साम्राज्य का? ये था तिलक, प्राचीन, मिर्जापुर वाला। सातवाहन काल में भाषा है, ऊपर बता चुका हूँ, प्राकृत और मराठी बोली जाती थी दोस्तों। महिलाओं की स्थिति समझो, महिलाओं को सामाजिक सम्मान मिला, वे धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय थी। अब महिलाओं के सम्मान का नाम इसी बात से देख सकते हो कि सारे राजाओं ने अपने नाम के आगे अपनी माओ के नाम लिखे, यानी महिलाओं की कैसी स्थिति रही थी। बहुत ही बेहतर स्थिति थी सातवाहन काल में महिलाओं की। कुछ महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। विवाह की सामाजिक मान्यताएं थी, बाल विवाह प्रचलित था, लेकिन सहमति का महत्व दिया जाता था। विधवाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती थी। महिलाएं कला, संगीत और साहित्य में भी सक्रिय थी दोस्तों। अब महिलाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हो। सातवाहन काल में महिलाओं का कौन सा अधिकार प्राप्त है? शिक्षा, धार्मिक भागीदारी और संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सातवाहन काल की महिलाओं की स्थिति के लिए सही है? महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, बी इज द राइट आंसर। महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी दोस्तों। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है। सातवाहन साम्राज्य के सामाजिक संगठन में कौन कौन से वर्ग प्रमुख थे? ये थे दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों ही प्रमुख थे। सातवाहन काल में आर्थिक स्थिति पर किस पर आधारित थी? आर्थिक स्थिति किस पर? मैंने पहले बताया, कृषि और व्यापार पर। नेक्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों, कुछ राजाओं के द्वारा ली गई उपाधियां, जैसे महाराजा, महान राजा यानी कि सम्राट या बड़े राजा के लिए सम्मान सामान्य उपाधि थी सम्राट, ये सभी राजा को शामिल होता था। महारथी, महान योद्धा, धर्म महाराजा, धर्म का महान राजा। श्रीमत, सम्मान सूचक उपाधि थी, जैसे श्रीमत, सातकर्णी, प्रतापशाली, शक्तिशाली या पराक्रमी राजाओं के लिए प्रयोग होती थी। ये सारी उपाधियां सातवां राजाओं की प्रमुख उपाधियां होती थी दोस्तों। कौन सी? महाराजा, सम्राट, महारथी, धर्म महाराजा, श्रीमत, प्रतापशाली। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले, देखो सातवाहन का शासनकाल 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चला, मतलब ऐसा कुछ रहा है। ये थोड़ा गलत इमेज है। क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञसेनी सातकर्णी ये थे। केंद्रीय राजतंत्र था, प्रांतों में विभाजन था। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को संरक्षण प्राप्त था। कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प समृद्ध व्यवस्था थी यहाँ पर, कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प की दोस्तों। ठीक है, अब कुछ प्रशासनिक संरचना देखते हैं। महाराजा जो होता था राजा, साम्राज्य का सर्वोच्च शासक, नीतियां बनाना और शासन का संचालन करता था। मंत्रिमंडल, ये राजा के सलाहकार, प्रशासनिक और सैन्य मामलों में मदद करते थे। सैन्य प्रमुख, सेनापति, सेना का नेतृत्व, साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। प्रशासक यानी कि अधिकारी, प्रांतों या जिलों का शासन, कर संग्रह, कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका काम था। जो स्थानीय अधिकारी थे, ये गांव और नगर स्तर पर प्रशासनिक काम देखते थे। राजकोषाध्यक्ष जो होता था, कर संग्रह और वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करता था, राजकोषाध्यक्ष दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये कुछ उपाधियां हैं। सिमुक ने महाराजा और धर्म महाराजा की उपाधि प्राप्त की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश के संस्थापक थे, आंध्र प्रदेश में शासन की शुरुआत की इन्होंने। किसने? सिमुक ने दोस्तों। अच्छा, क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाए तो सिमुक, उसके बाद आए कान्हा यानी कि कान्हा राजा, फिर सातकर्णी प्रथम, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, फिर वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। ये इनकी क्रोनोलॉजी है टाइम पीरियड के हिसाब से। तो कान्हा राजा है दोस्तों, ये महाराजा और धर्म महाराजा की उपाधि इन्होंने भी ली। सिमुक के बाद शासन किया, धर्म को प्रोत्साहित किया इन्होंने, यानी कि कान्हा राजा ने धर्म को महत्ता दी। नेक्स्ट है सातकर्णी प्रथम, महाराजा, महारथी और धर्म महाराजा की उपाधि इन्होंने भी ली और वंश का विस्तार किया। मालवा और महाराष्ट्र पर अधिकार प्राप्त किया सातकर्णी प्रथम ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान राजा था, इन्होंने महाराजा, सम्राट और महारथी की उपाधियां प्राप्त की। 1 से 2 ईस्वी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा इनका। सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सातवाहन राजा थे, दक्षिण भारत में अपनी सेना के लिए प्रसिद्ध थे। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी, याद रखना क्रोनोलॉजी में आ सकता है, सिमुक, कान्हा, सातकर्णी, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, फिर वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। तो वशिष्ठीपुत्र पुलवामी ने महाराजा, सम्राट, धर्म महाराज और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतमीपुत्र के बाद शासन किया। बौद्ध और जैन धर्मों को बढ़ावा दिया इन वशिष्ठीपुत्र पुलवामी ने दोस्तों। उसके बाद आए यज्ञश्री सातकर्णी, महाराजा और सम्राट की उपाधि ली 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। वंश को पुनः सशक्त किया, आंध्र और तेलंगाना में प्रभाव कायम किया इन्होंने। उसके बाद आए महासातकर्णी, महाराजा और सम्राट 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अंतिम सातवां राजाओं में से एक शासन की स्थिरता बनाए रखी, महासातकर्णी। हला यानी कि छत्रप हला थे, ये महाराजा और राजा थे, यानी कि जो कवि भी थे दोस्तों। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन आंध्र के कवि और गाथा सप्तशती के रचयिता थे। महाराजा और राजा की उपाधि इन हला ने ली, जो कवि थे दोस्तों वहां के। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं मैं दोस्तों। देखो, सातवाहन वंश के सिक्कों पर मुख्य लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि उस समय की प्रमुख लिपि थी, जिसका उपयोग सिक्कों, शिलालेखों और प्रशासन में होता था दोस्तों। ठीक है,
सातवां काल में महिलाओं की शिक्षा के बारे में क्या तथ्य है? महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी और ये सामाजिक जीवन में सक्रिय थी। अनेक शिलालेख और साहित्य कृतियों में महिलाओं की शिक्षा ग्रहण और समाज में उनके योगदान का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है सातवां काल की अर्थव्यवस्था के व्यापार का मुख्य केंद्र कौन से क्षेत्र थे? मुख्य केंद्र थे दोस्तों महाराष्ट्र, कच्छ और मांडवी के बंदरगाह। पश्चिमी तट पर समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जिससे वे विदेशों से माल का आयात निर्यात करते थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सातवां काल की राजनीति, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक और ये सब ठीक है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे, आप भी देख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए और वीडियो को मिस मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां काल में महारथी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता था? सैन्य पद नाम के रूप में। यह पद सैन्य शक्ति और युद्ध कौशल को दर्शाता था। महारथी सैनिक नेतृत्व का उच्चतम पद था। जो महारथी था सैनिक नेतृत्व का उच्चतम पद होता था। सातवां काल के सिक्कों पर देखो, पीसीएस में आया क्वेश्चन है, सिक्कों पर मुख्य रूप से कौन से प्रतीक होते थे? हाथी, नाव और धनुष बाण के। ये प्रतीक शक्ति, व्यापार और युद्ध कौशल का प्रतिनिधित्व करते थे। सिक्कों पर इनका चित्रण आर्थिक और राजनीतिक संदेश देता था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सातवां वंश के प्रशासनिक ढांचे में प्रांताधिकारी कौन था? प्रांत का प्रशासन संभालता था और न्याय की जिम्मेदारी भी ये जो है प्रांताधिकारी लेता था। भाषा पहले ही बता चुका हूँ, प्राकृत भाषा का यूज हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट सातवां शासन में ब्राह्मणों को क्या सुविधा दी जाती थी? कर मुक्त भूमि को अग्रवा बोलते थे, जो ब्राह्मणों को दी जाती थी। यानी कि कर मुक्त भूमि, इस पर टैक्स नहीं होता था, अग्रवा होती थी और कर से उसे छूट होती थी। यानी ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण थे, धार्मिक कारणों से भूमि उपहार स्वरूप दी जाती थी और करों में छूट मिलती थी, ताकि उनका धार्मिक और सामाजिक समर्थन बना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? सातवां काल में। अजंता की गुफाएं सातवां वंश के संरक्षण में बनी और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र थी। गुफाओं में चित्रकला और मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियां दिखी जाती हैं दोस्तों। किसकी? चित्रकला और मूर्तिकला की। नेक्स्ट बात करते हैं सातवां साम्राज्य के विस्तार किन नदियों के किनारे थे? गोदावरी और कृष्णा। सातवां साम्राज्य का मुख्य रूप से इन दो प्रमुख नदियों के आसपास स्थित था, जो कृषि और व्यापार के लिए लाभकारी क्षेत्र से गोदावरी और कृष्णा की बात हो रही है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सातवां वंश के कौन से ग्रंथ प्राचीन साहित्य में उल्लिखित हैं? यह है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती राजा हला द्वारा लिखित प्राकृत भाषा में एक प्रमुख काव्य संग्रह है, जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। प्रेम और सामाजिकता की बात करता है, प्रेम दर्शाता है। सातवां काल में किस धर्म का प्रमुख सर्च मिला? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म का सर्च मिला था। अजंता जैसी गुफाओं का निर्माण करवाया, उनकी सहायता से बौद्ध कला और स्थापत्य का विकास हुआ दोस्तों। ये सातवाहनों के टाइम की बात है। देखो, सातवाहन के संस्थापक सिमुक मैंने बताया, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। शकों को हराकर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने अपना विस्तार किया। इस वंश ने मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण पश्चिम भारत में, कहां पर? दक्षिण पश्चिम भारत में राज किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने आक्रमण को परास्त किया। शकों को, शक आक्रमणकारियों को परास्त किया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन काल की प्रमुख सामाजिक संरचना जैसी थी, कैसी थी? ये थी जाति आधारित समाज, जिसमें ब्राह्मणों को विशेष सम्मान मिला। ठीक है, किसको? ब्राह्मणों को विशेष सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है कि सातवाहन के शासन में किस विदेशी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है? ग्रीक और यूनानी का। सातवाहन शासन काल में किन दो प्रमुख नदियां? नर्मदा और गोदावरी, ऊपर बात हुई है। कृष्णा और गोदावरी, जो इसमें दी नहीं है, कृष्णा और गोदावरी। सातवाहन काल की प्रमुख सामाजिक संरचना कैसी थी? संरचना दी जाति आधार, जिसमें ब्राह्मणों का विशेष सम्मान मिला। ये ऊपर भी मैंने बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन काल के सिक्के मुख्य रूप से किन दो धातु से बने थे? ये बने थे आपके कांसा और तांबा। सातवाहन साम्राज्य के विस्तार का मुख्य कारण क्या था? सैन्य विजय और व्यापार नियंत्रण उसका मुख्य कारण था, जो सातवाहन साम्राज्य के विस्तार का, एक्सटेंशन का। सातवाहन काल के सिक्कों पर कौन से जानवर का चित्र देखा जाता था? हाथी का चित्र उसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। हाथी का सातवाहन काल के टाइम पे। महारथी मैं पहले बता चुका हूँ। महारथी शब्द किससे संदर्भित है? ये आपका सेनापति या युद्ध कौशल योद्धा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, सातवाहन काल के सिक्कों पर आमतौर पर किन आकृतियों को उकेरा जाता था? ये होता था पशु, फूल और देवताओं के चित्र, यानी कि ए इज द राइट आंसर। सातवाहन सिक्कों में जानवर जैसे हाथी, शेर, पुष्पाकृति यानी कि फूलों की, देवताओं के चित्र पाए जाते थे, जो उस समय की संस्कृति को दर्शाते दोस्तों। ठीक है, सातवाहन सिक्कों के पीछे आमतौर पर क्या अंकित होता था? राजा का नाम और पदवी। सिक्कों के पीछे राजा का नाम और उनकी उपाधि अंकित होती थी, जिससे शासक की पहचान हो सकती थी कि ये कौन सा राजा है और किसने इनको ढलवाया है दोस्तों। ठीक है, सातवाहन काल के सिक्कों की आकृति कैसी होती थी? गोल। ये गोल आकार के सिक्के होते थे। अधिकांश सातवाहन सिक्के गोलाकार हैं, जो प्राचीन भारतीय सिक्कों की सामान्य विशेषता हुआ करती थी। वैसी आकृति के सिक्के
सातवानों ने भी छपवाए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है सातवाहन काल के प्रमुख शासक जिन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए वो थे सिमुक दोस्तों। सिमुक अगर ये लगाने को आ जाए क्रॉनरी में तो सिमुक जो है पहले स्थान पर आएंगे। सिमुक, क्योंकि सिमुक ने दोस्तों सातवाहन की स्थापना की। सिमुक के बाद आ जाएंगे आपके कान्हा, कान्हा ये बी वाले। उसके बाद आ जाएंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी ए वाले। फिर आ जाएंगे यज्ञपुरी यज्ञश्री सातकर्णी दोस्तों। कौन से? सी वाले। तो इनका क्रोनोलॉजी आ जाएगी टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सी भाषा होती थी? संस्कृत और प्राकृत। संस्कृत और प्राकृत भाषा का यूज होता था मोस्टली सातवाहन के सिक्कों पर। सातवाहन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान क्यों जाती थी? धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा के लिए। धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा के लिए उनको भूमि दान दी जाती थी। सातवाहन काल में ब्राह्मणों को दिए गए करों में से कौन सा उनसे नहीं लिया जाता था? भूमि कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। भूमि कर से ब्राह्मणों को छूट थी और ये होता था जो अग्रोहा होती थी ये भूमि ब्राह्मणों को दान में कर दी जाती थी, जिसको अग्रोहा बोलते थे सातवाहन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश के यज्ञश्री सातकर्णी ने किन से संघर्ष किया? गुप्त साम्राज्य, गुप्त लोगों से संघर्ष किया यज्ञश्री सातकर्णी ने। ठीक है, नेक्स्ट सातवाहन वंश ने किस विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया? शक, सीथियंस का। किसका? सीथियंस का सामना किया किसने? सातवाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की? पश्चिम भारत में, कर्नाटक और मध्य भारत में। ये तीनों जगह गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विजय प्राप्त की थी दोस्तों, विजय प्राप्त की थी, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल इस तरीके से रहा है दोस्तों। कहाँ पर? पश्चिम भारत, कर्नाटक और मध्य भारत के कुछ हिस्से में। ये मध्य भारत हो गया, ये कर्नाटक वाला इलाका हो गया और ये पश्चिम भारत वाला इलाका हुआ। ठीक है, सातवाहन शासनकाल में महिलाओं की संपत्ति में क्या अधिकार था? संपत्ति में महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त थी दोस्तों। सातवाहन वंश के पतन का मुख्य कारण था आंतरिक कलह। ठीक है, अमात्य कौन होता था? अमात्य होता था कर संग्रह करना और प्रशासन संभालना, ये अमात्य का काम होता था, जो राजा के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता था दोस्तों। डायरेक्ट इसको चुना जाता, अपॉइंट किया जाता था डायरेक्ट। सातवाहन काल में व्यापार की मुख्य वस्तुएं कौन सी थी? सोना, चांदी और मसाले, रेशम को व्यापार किया जाता था सातवाहन काल में। सातवाहन काल में कर संग्रह का कार्य किसके अधीन था? कोषाध्यक्ष, अमात्य। कोषाध्यक्ष और अमात्य के बीच में। अजंता की गुफाएं किस काल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत दर्शाती हैं? सातवाहन काल की। गाथा सप्तशती किस भाषा में इंपोर्टेंट है? राजा हाल के द्वारा प्राकृत भाषा में। ये आई हुई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, कृषि का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? उत्पादन की मात्रा। ये वेरी इंपोर्टेंट है, सातवाहन काल में कृषि कर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये उत्पादन की मात्रा के आधार पर कृषि का टैक्स यानी कि एग्रीकल्चर टैक्स का निर्धारण किया जाता था सातवाहन काल में। किस पर? उत्पादन की मात्रा के आधार पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन काल में किन शहरों को व्यापारिक केंद्र माना जाता था? ये था तिलक और अमरावती। तिलक राजधानी होती थी और अमरावती एक बहुत ही व्यापारिक केंद्र था सातवाहनों का। तो कहाँ पर है अमरावती? हैदराबाद, यानी कि कहाँ पर है? आंध्रा, और उसकी राजधानी होता था तेलंगाना की। सातवाहन काल में विदेशी व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था भरूच। कौन सा? भरूच, जो भरूच है। सातवाहन काल की सेना में किस प्रकार की सेना होती थी? घुड़सवार और हाथी सेना, पहले भी हम बात कर चुके हैं। न्याय व्यवस्था का अंतिम निर्णय कौन करता था? अंतिम निर्णय देता था राजा। राजा इसमें अंतिम निर्णय न्याय व्यवस्था में सातवाहन काल में लेता था दोस्तों, राजा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम सातवाहन वंश का शासक कौन था जिसने शाकों का प्रभाव कम किया? वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल की प्रशासनिक भाषा क्या थी? प्राकृत। क्या थी? प्राकृत। सातवाहन काल की क्या थी? प्रशासनिक भाषा थी। सातवाहन वंश के आर्थिक सोर्स से निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य था? कृषि टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स सातवाहन वंश के आर्थिक सोर्स में से बहुत इंपोर्टेंट मुख्य था, बहुत इंपोर्टेंट टैक्स था कृषि कर, एग्रीकल्चर टैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन और है, वैसे मैंने ये कराए हुए हैं, रिपीटेड है एक बार। सातवाहन काल में कृषि भूमि कर का अनुपात किस आधार पर तय होता था? जमीन के उत्पादन के आधार पर। सातवाहन काल में न्याय व्यवस्था किस तरह की थी? राजा अंतिम न्यायाधीश था। सातवाहन काल के प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन से थे? अजंता और एलोरा की गुफाएं होती थी। एलोरा की गुफाएं जो है बाद में राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई गई थी। सातवाहन काल में महिलाओं के लिए कौन से अधिकार थे? संपत्ति का, शिक्षा का और धार्मिक अनुष्ठान में सभी, यानी कि सारे ही अधिकार महिलाओं को प्राप्त थे। संपत्ति में, शिक्षा में और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना भी महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त थे दोस्तों। सातवाहन काल के कर अधिकारी कौन थे? सातवाहन काल के कर अधिकारी होते थे, कर अधिकारी थे अमात्य और स्थानिक। सातवाहन वंश के किस राजा ने गुप्तों को परास्त किया? यज्ञश्री सातकर्णी ने। किसने? यज्ञश्री। गौतमीपुत्र ने यज्ञश्री। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी किया होगा, पर यज्ञश्री है, आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के पतन के मुख्य रूप से क्या कारण थे? आंतरिक कलह और भारी आक्रमण के कारण सातवाहन वंश का पतन हुआ। ठीक है, स्थानीय अधिकारी
किसे कहा जाता था? ग्राम अधिकारी या नगर अधिकारियों को स्थानीय अधिकारी सातवाहन शासनकाल में कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया? महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक के कुछ भाग पर, यानी बी, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक के कुछ भाग पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। ठीक है, देखो सातवाहनों को मैं एक डिटेल व्यू देता हूं दोस्तों। सातवाहन जो है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। 230 से 220 ईस्वी तक दक्कन वाले क्षेत्र में, जिसे महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक पर शासन किया। इसका राजवंश की स्थापना सिमुक ने की, जैसे कि मैंने आपके क्वेश्चन आंसर में बताया। सातवाहनों को आंध्र राजवंश या आंध्र सातवाहन के राजवंश के रूप में भी जाना जाता है। सिमुक ने स्थापना की। शासनकाल आप देख सकते हो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दक्कन क्षेत्र कहाँ कहाँ था? महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक में। प्रतिष्ठान यानी कि जो वर्तमान पैठण है, जो राजधानी थी इसकी, जो इस समय महाराष्ट्र में पड़ती है। इनके नाम थे आंध्र राजवंश या आंध्र सातवाहन राजवंश दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक थे सिमुक, जिन्होंने स्थापना की। सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। ये क्रोनोलॉजी में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इनको लगाओ कौन सा पहले। तो पहले सिमुक, फिर सातकर्णी प्रथम हुए, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, बाद में वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। भाषा प्राकृत थी। अमरावती कला का विकास हुआ। भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था थी, मात्र सत्तात्मक नहीं कह सकते लेकिन कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपनी माताओं के नाम, अपने नाम के आगे माताओं के नाम लगाए। राज सिंहासन यहाँ पे वंशानुगत था। भारतीय कला में योगदान रहा है चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांस्य के सिक्के। सोने का कोई खास योगदान नहीं रहा है। सोने का योगदान नहीं है, ये याद रखना, ये छूटा हुआ है। चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन। भूमिदान की प्रथा थी। ब्राह्मणों को इन्होंने भूमिदान दी, जिसे अग्रोहा बोला गया। बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण प्राप्त था। सांची और अमरावती में बौद्ध स्थापित जैसे कि कराए इन्होंने। कला और वास्तुकला की बात हम कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण विचार था। जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण इसी काल में हुआ, सातवाहन में। जैसे कि एलोरा को जो है राष्ट्रकूटों ने किया है। ठीक है, तो ये था सातवाहनों का अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण। ठीक है, मैं मैप दिखा देता हूं। सांची और ये ग्रिंगरा, उज्जैनी, ये सातवाहन में पड़ती थी और ये प्रतिष्ठान इसकी राजधानी है। अमरावती नीचे है और वनवासी नीचे है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ये पूरा इलाका जो देख रहे हो महाराष्ट्र वाला, यानी कि जो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश वाला इलाका और कर्नाटक का कुछ भाग भी आंध्रों के अंडर में था दोस्तों। ये पूरा मैप मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। और भी मैप दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये देखो बनवासी, अमरावती, सातवाहन। ठीक है, ये प्रतिष्ठान इनकी राजधानी था। ये पूरा इनका मैप है। और उज्जैनी और ग्रिंगाराई ये पश्चिम में जो पड़ती है, ये पूरा इनका मैप है, मैंने दिखा दिया आपको। अब और बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो सातवाहनों का ये पूरा येलो वाला मैप है, देख सकते हो शासक सिमुक ने स्थापना की। अच्छा, ये क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन कई बार आया, मैं पहले ही बता रहा था। सिमुक, उसके बाद सातकर्णी प्रथम, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी दोस्तों। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी याद रखना, सिमुक ने स्थापना की थी। ये पूरा येलो वाला पोर्शन है, ये अर्ली सातवाहनों का राज्य पूरा हुआ करता था, जिसमें आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल था दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा मैंने आपको विकिपीडिया किया है सातवाहन राजवंश और सातवाहन साम्राज्य दोस्तों। करीब 150 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था ये। 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजाओं ने यहाँ शासन किया। सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र, ये सब मैंने पहले भी बताया। पैठण जो है सातवंश की राजधानी थी। ये देखो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में पड़ती है। सातवाहन की राजकीय भाषा पाली और मराठी प्राकृत थी। अमरावती कला का विकास हुआ और सातवाहन राजकुल मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, और वंशानुगत उत्तराधिकारी होते थे इसमें। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ और सातवाहन राजाओं ने चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन मैंने बताया हुआ है। समन को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं ने किया। समन को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ किसने? सातवाहनों ने, जिसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में। तो नानाघाट अभिलेख सातवाहनों से रिलेटेड है। मैं इधर इसकी मूल निवास इस पर नहीं जाऊंगा, अब यहाँ जाओ। ये मैंने मैप पहले भी दिखाया था आंध्र सातवाहनों का। इनकी राजधानी पैठण, पाली और महाराष्ट्र की जो प्राकृत भाषा है। धर्म सनातन था, सरकार राजतंत्र थी, सम्राट थे। सिमुक पहले 230 से 207 ईस्वी तक सिमुक प्रथम। उसके बाद सातकर्णी प्रथम 194 से 185, 106 से 130 गौतमीपुत्र। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम राजा था, याद रखना। 210 से 220 तक यज्ञश्री सातकर्णी कौन सा था? लास्ट राजा था यज्ञश्री सातकर्णी दोस्तों। ठीक है, मुद्रा पर्ण होती थी। इसके पूर्ववर्ती जो थे वो कण्व और शुंगवंश थे। परवर्ती यानी आगे के राजा थे कदम्ब, वाकाटक, चटू, पल्लव, गुप्तों ने भी यहाँ शासन किया। भारत पाकिस्तान हिस्सा था इसका। अब ये गौतमीपुत्र श्री यज्ञश्री सातकर्णी का सिक्का है इस तरीके से। सिक्के से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको याद रहेंगे। ये सातवाहन कला का एक स्तंभ है, ऐसे देख रहे हो,
ये सातवाहन कला का एक स्तंभ है। ये आपका क्या है, नासिक की गुफा है संख्या 19। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और। सातवाहन कला की लेखों में निम्नलिखित उल्लेख है, जैसे नागानिका का नाना घाट महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित लेख है। नागनिका का नाना घाट। गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख हैं, जो कहां पर है ये याद रखना। देखो सातवाहन कालीन लेखों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है। नागनिका का नाना घाट हो गया, महाराष्ट्र के पुणे जिले में है ये लेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख हैं। गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख है। ठीक है, नासिक गुहा लेख किसका है, गौतमी बलश्री का है। और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का भी है नासिक गुहा लेख। वहीं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का है कार्ले गुहा लेख। और यज्ञश्री सातकर्णी का है नासिक गुहा लेख दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें गिवन है, यहाँ पर बात हुई है, आप देख सकते हो। राज्य का विस्तार क्या था ये भी देख सकते हो। अच्छा, वायु पुराण का कथन है कि आंध्र जातीय सिंधुक, ये इंपोर्टेंट है वायु पुराण का, कि आंध्र जातीय सिंधुक यानी कि सिमुक कर्ण वंश के अंतिम शासक, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा की हत्या कर तथा शुंगों के बची हुई शक्ति को समाप्त कर पृथ्वी पर शासन करेगा। ये वायु पुराण में कथन था कि सातवाहनों का इतिहास सिमुक अथवा जो शासक था इस समय जिसने स्थापना की, सिमुक अथवा सिंधुक के समय से प्रारंभ होता है। वायु पुराण में इनका पहले से अभिलेख है पुराणों में। आंध्र जातीय सिंधुक यानी कि सिमुक कर्ण वंश के अंतिम शासक यानी कि कर्ण वंश के सिमुक ने कर्ण वंश का राजा था सुशर्मा, उसकी हत्या करके शकों की सातवाहनों की क्या शक्ति का प्रारंभ किया, उसके राज्य का साम्राज्य का स्थापना की। सामा किस पर शुंगों की शक्ति पर दोस्तों। ठीक है, ये वायु पुराण में लिखित है। ठीक है, वही एक और बात करते हैं कि यहां से एक लेख प्राप्त हुआ है नासिक से, जिसमें कृष्ण के नाम का उल्लेख है। देखो कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है, इसने 18 वर्षों से राज किया। कृष्ण की मृत्यु के पश्चात श्री सातकर्णी जो सिमुक का पुत्र था सातवाहन वंश की गद्दी पर बैठा, ऐसा भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ऐसा भी गिवन है। तो मैं सारी बातें बता रहा था आपको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्या इंपोर्टेंट हो सकता है, मैं देखता हूँ एक बार। अब मैं एक सूची बता देता हूँ, देखो इंपोर्टेंट है ये वाली सूची। ठीक है, सातवाहन राजाओं की सूची है। सिमुक सातवाहन पहला शासक था जिसने सातवाहनों का स्थापना की, सातवाहन शासन की। 230 से 207। कान्हा सातवाहन हुआ 207 से 189। फिर मालिया सातकर्णी आया, याद रखना 189 से 189। फिर पूर्णोथंगा आया, फिर सातकर्णी आया, फिर लंबोदर सातवाहन आया, फिर हाल आया, फिर मंडलाग, फिर पुरंदरी सेन, उसके बाद सुंदर सातकर्णी, काकोरा, ये सब आए। उसके बाद 106 से 130 में आए कौन, गौतमी पुत्र। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, और लास्ट राजा था यज्ञश्री सातकर्णी, अंतिम शासक था सातवाहनों का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट देखो ये आबिर, इस वंश के संस्थापक ईश्वर सेन थे, जिन्होंने 248 से 49 तक कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की। उनके पिता का नाम शिवदत्त मिलता है, नासिक में उसके शासनकाल 90 वर्ष का एक लेख प्राप्त होता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो क्या है। निम्नलिखित ने किस शासक से अपनी प्रजा के इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपनी संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। भाई डायरेक्ट अशोका का ये वक्तव्य है, अशोका ने बोला अपनी धम्म पॉलिसी में। और दूसरा क्वेश्चन देखो, आरओ यारो में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये आरओ यारो क्या क्वेश्चन है, आया हुआ 2025 वाला जो 27 जुलाई में हुआ है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि इसे बोलते हैं रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेय अशोक, मतलब उसका राजा अशोक, राणेय का मतलब है राजा, अशोक मतलब अशोक, उल्लिखित है। कौन सा ऐसा उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर है, ये आपका कंगनहल्ली दोस्तों। और कंगनहल्ली कहाँ है, कर्नाटका में। कंगनहल्ली कहाँ पर है, कर्नाटका में है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, राणेय अशोक पे याद रखना कंगनहल्ली। ये चारों हालांकि सांची, शहबाजगढ़ी, सोगरा ये सब अशोक का ही शिलालेख है, अशोक के ही एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, लेकिन कंगनहल्ली में उसे राणेय अशोक बोला गया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी मिल सकता है, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, हम बेहतरीन क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। अब देखो सातवाहनों से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य। दक्कन और मध्य भारत में दोस्तों मौर्य शासन के पश्चात मौर्यों को हराकर, मौर्यों की बैंड बजाकर सातवाहनों ने अपना राजस्व स्थापित किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उन्हीं का राज हो गया। मौर्यों के बाद आए सातवाहन। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी से ईसवी 3री शताब्दी तक इनका प्रभुत्व रहा। ठीक है, इनका जो शासन केंद्र था उत्तरी महाराष्ट्र में यानी कि ऊपरी गोदावरी घाटी, और कालांतर में इनका विस्तार यानी कि
नेक्स्ट ईयर्स में कर्नाटक और आंध्र तक फैल गया। पुराणों में वर्णित आंध्रों से इनकी पहचान की जाती है। कुछ अभिलेख भी हैं, जैसे नानावटी है, सातवाहन उज्जैन, ये देख सकते हो, ये इनकी प्रतिष्ठान क्या थी, राजधानी थी अमरावती। शासक हैं सिमुक, इनका शासनकाल। सातवाहन राज्य के संस्थापक सिमुक बोले जाते हैं। नाना घाट अभिलेख में सातवाहन राजवंश की सूची में प्रथम राजा के रूप में इन्हीं सिमुक का उल्लेख है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान राजा हुए, सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। शक वंश को पराजित करना और छैरात वंश, जो नेपान वहां का शासक था, उसका समूल नाश करना गौतमीपुत्र सातकर्णी के माथे मढ़े जाता है। ये 106 से 130 तक रहे। उत्तर में मालवा, समझ रहे हैं, उत्तर में मालवा तक, दक्षिण में कर्नाटक, इनका साम्राज्य विस्तार था। नेपान यानी कि जो छैरात शासक था, उसके सिक्के गौतमीपुत्र द्वारा पुनः क्या किया गया, टंकित, टकसाल कराए गए दोस्तों, ठीक है, जो विजय का प्रतीक थे। नेक्स्ट बात करते हैं, गोदावरी के तट पर स्थित पैठण जो प्रतिष्ठान है इस समय, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, वो इनकी राजधानी बनाई दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ये किसने बनाई, ये बनाई सॉरी वशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने, जो 130 से 154 तक पैठण राजधानी, ये वशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने बनाई। ये क्वेश्चन आ सकता है। आंध्र पर सातवाहन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित किया रुद्रदामन, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश था। कहां पर थे रुद्रदामन, गुजरात में, सौराष्ट्र में। सातवाहन वंश में अनेक युद्ध हुए, लेकिन इस संघर्ष को रोकने के लिए राजा पुलमावी के पुत्र कौन थे, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। समझ रहे हैं, इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। यज्ञश्री सातकर्णी जो सबसे लास्ट राजा होते थे, उत्तरी कोंकण और मालवा के क्षेत्रों पर उन्होंने अपना दोबारा से प्रभुत्व स्थापित किया 165 से 194। व्यापार और नौवहन के संरक्षक थे। उनके सिक्कों पर जहाजों का अंकन मिलता है। इनके शासनकाल में समुद्री व्यापार शीश पर हुआ करता था। नाम है इनका क्या, यज्ञश्री सातकर्णी। भौतिक संस्कृति देखो, कुदाल, जो आजकल का कुदाल होता है, फावड़ा, हल और तीर जैसे लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग किया जाता था, तथा इनका प्रगलन स्थान यानी कि जहां पर ये प्रगलाए जाते थे, आज ही बहुत इंपोर्टेंट है, करीमनगर और वारंगल है। लोह औजार के उपयोग धान की रोपाई करने में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में प्रमुख चावल उत्पादन करने में। वहीं दोस्तों प्लिनी की बुक है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी, उन्होंने उल्लेख किया कि कपास उत्पादन में आंध्रा की एक अलग पहचान थी। नगरीकरण और व्यापार देखो, पैद बांकुर 200 ईसा से 200 ईसी पूर्व तक, ईंट की संरचनाएं, कुएं, ये भूमिगत जल निकासी, ये व्यवस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यापार में जो वृद्धि हुई कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में, रोमन और सातवाहन सिक्कों के प्रसार में प्रचलित होती थी। सिक्कों पर प्राकृतिक अभिलेख मिलते हैं, जैसे प्रतीक है, दो मस्तूल वाले जहाज हैं, हाथी जो बल का प्रतीक है, सिंह मतलब शक्ति का प्रतीक है, नक्षत्र, चैत्य और धम्मचक्र अंकित था। सिक्के किस किस से, सीसा, पोटीन, तांबा, सीसा और टिन का मिश्रण होता था। पोटीन में तांबा, सीसा और टिन, तांबा और कांस्य में जारी किए जाते थे। सोने का उपयोग बुलियन के रूप में किया जाता। सामाजिक संगठन देखो, सातवाहन वो मूल रूप से एक दक्कन जनजाति थी, ब्राह्मणवादी परंपरा और सामाजिक संरचनाओं को अपनाया, यानी ये खुद को ब्राह्मण मानते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों द्वारा बाधित वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया, यानी कि हाँ, वर्ण व्यवस्था सातवाहन काल में थी। और ये मातृवंशीय प्रभाव रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो सारे राजाओं के नाम के आगे अपनी माओ के नाम है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रकृति पितृ सत्तात्मक रही, जिसमें उत्तराधिकार पुरुष उत्तराधिकारी को मिलता था, ठीक है। हालांकि मातृवंशीय प्रभाव रहा है, माताओं के नाम का काफी योग हुआ है, लेकिन प्रकृति इनकी पितृ सत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्कल रही है। शिल्प और वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार और शिल्पकार, गंधिका जो सुगंधित पदार्थ बनाने लोग होते थे, बौद्ध उद्देश्य के लिए दान दिया गया। त्रिस्तरीय सामंती व्यवस्था में राजा जो सिक्के जारी कर सकता था, महाभोज द्वितीय श्रेणी का शासक था। सेनापति होता था जो स्थानीय प्राधिकार वाला सैन्य प्रमुख था। जिले को दोस्तों आहार या राष्ट्र का प्रशासन महामात्र द्वारा किया जाता था। महामात्र एक जिले का अधिकारी होता था। सेनापति यानी कि जो कमांडर होता था, प्रांतीय गवर्नर के रूप में कार्य करता था। गोलमिक सैन्य अधिकारी ग्रामीण विधि या व्यवस्था बनाए रखता था। ये आ सकता है दोस्तों गोलमिक ग्रामीण विधि व्यवस्था बनाता था। सैन्य सेवर होते थे, इन्हें कटक और स्कंदवारा बोला जाता था। प्लिनी ने आंध्र राजवाद के पास बोला कि सातवाहनों के पास पैदल घुड़सवार सेना थी, हाथियों सहित एक बड़ी सेना थी, जो उनकी ताकत का परिचायक है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। अश्वमेध यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए, वैदिक यज्ञ किए, कृष्ण तथा वासुदेव जैसे वैष्णव देवताओं की पूजा की। सातवाहनों ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। नागार्जुन कोंडा तथा अमरावती में बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी, जहां महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हीनयान नहीं, महायान। सातवाहन प्रथम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दी, जिसे अग्रवा बोला गया, किंतु उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान दी।
स्थापित की बात कर लो, कारली क्षेत्र मिलता है, जो नासिक बिहार जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल है यहाँ पर। अमरावती का स्तूप इन्हीं के काल का सातवाहन का, जिसमें अमरावती स्तूप में बुद्ध के जीवन से संबंधित जटिल मूर्तियों का अंकन है। सातवाहनों ने बौद्ध कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया। समझ रहे हैं आप? अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में देखो आप, अमरावती कला शैली का विकास हुआ है बढ़ चढ़कर। महाराष्ट्र के नाना घाट अभिलेख से धार्मिक संरक्षण का विशेष, खासकर बौद्ध धर्म के पद संरक्षण का विशेष प्रकाश पड़ा हुआ है। बौद्ध भिक्षुओं को दी गई भूमि पर कर छूट का उल्लेख महाराष्ट्र के नाना घाट अभिलेख में है। नागार्जुन कोंडा को दूसरी तीसरी शताब्दी में सातवाहनों के उत्तराधिकारियों इक्ष्वाकुओं के संरक्षण में सबसे अधिक समृद्धि मिली। सातवाहन के अधिकारी भाषा प्राकृत भाषा का यूज करते थे और उनके शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। गाथा सप्तशती जो राजा हाल था उसके द्वारा रचित एक प्राकृत ग्रंथ था। इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण साहित्य की कृति थी। इसमें 700 श्लोक हैं। इनका पतन तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ, क्योंकि पूर्वी दक्कन में इक्ष्वाकुओं ने इसका स्थान लिया, जिन्होंने कई सातवाहन परंपराएं की विशेष रूप से बौद्ध संरक्षण को जारी रखा। बाद में पल्लव दक्षिणी क्षेत्रों में प्रमुखता से उभरे दोस्तों। ठीक है, निष्कर्ष यही आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ना चाहो तो निष्कर्ष भी पढ़ लो, यही है। और ये सारा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों। सातवाहनों की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, इनके राजा, इनके बारे में A to Z मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाने की आपकी बात कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा और देखो डिटेल बताता हूँ। सिमुक सातवाहन का संस्थापक है। अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद सक्रिय हो गया था ये सिमुक। ठीक है, मौर्यों के बाद उन्होंने शासन किया। जैन और बौद्ध मंदिर बनवाए सिमुक ने। सातकर्णी प्रथम आया, सातवाहनों का तीसरा राजा था। इससे बीच में एक और राजा हुआ था जिनका नाम था कान्हा। सातकर्णी प्रथम सैन्य विजय द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। पहला सातवाहन राजा था सातकर्णी प्रथम। खारबिल की मृत्यु के बाद उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग पर विजय प्राप्त की सातकर्णी प्रथम ने, याद रखना। उन्होंने पाटलिपुत्र में शुंगों को भी पीछे धकेला सातकर्णी प्रथम ने। मध्य प्रदेश पर शासन किया। गोदावरी घाटी पर कब्जा करने के बाद दक्षिणापथ के भगवान की उपाधि धारण की। ये इंपोर्टेंट है। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ के भगवान की उपाधि धारण की। कब? गोदावरी घाटी पर कब्जा करने के बाद। और उनकी रानी थी जिनका नाम था नयनिका, और रानी सातकर्णी प्रथम की रानी थी नयनिका। उनके नानाघाट शिलालेख से राजा को दक्षिणापथपति के रूप में वर्णित किया गया है। ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। उनकी रानी थी नयनिका, उनका है नानेघाट शिलालेख, जिसमें राजा को दक्षिणापथपति के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और दक्कन में वैदिक ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित किया। किसने? सातकर्णी ने। हाल आया, राजा हाल ने गाथा सप्तशती का संकलन किया प्राकृत भाषा में। प्राकृत में से गाहा सत्ताशाही कहा गया। कविताओं का संकलन था। 700 कविताएं थी। प्रेम इसका मुख्य विषय था। 40 कविताओं का श्रेय स्वयं हाल को दिया जाता है। हाल के एक मंत्री थे राजा हाल के, जिनका नाम था गुणाढ़। क्या नाम है? गुणाढ़। गुणाढ़ ने भ्रत कथा की रचना की, याद रखना। गुणाढ़ ने भ्रत कथा की रचना की। उसके बाद आए गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, सबसे महान राजा हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऊपरी दक्कन और पश्चिमी भारत तक इन्होंने शासन फैलाया। ठीक है, एकमात्र ऐसा ब्राह्मण बताया जिसने शकों को पराजित किया और कई क्षत्रिय शासकों का नाश किया। सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो सातवाहन का सबसे महान राजा था, ये थे गौतमीपुत्र सातकर्णी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दक्कन और पश्चिम भारत में इन्होंने काफी अपना जो है भाग्य आजमाया, बेदखल कर दिए बहुत सारे। स्वयं को एकमात्र ऐसा ब्राह्मण बताया जिसने शकों को पराजित किया और कई क्षत्रिय शासकों का नाश किया। क्षैरात वंश को नष्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, इनका विरोधी था नहपान, उससे संबंधित है क्षैरात वंश। नहपान के 800 से ज्यादा चांदी के सिक्के जो नासिक के पास मिले हैं, वो सातवाहन राजाओं द्वारा पुनः ढाले जाने के निशान दर्शाते हैं। नहपान पश्चिमी क्षत्रपों का एक महत्वपूर्ण राजा था। उनका राज्य दक्षिण में कृष्णा से लेकर उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला था। ठीक है, उनकी माता जो गौतमी बालश्री थी, उनके नासिक अभिलेख में शकों, पहलवों और यवनों यानी कि यूनानी शासक हैं, उनका सहारक क्षैरातों को नाश करने वाला और सातवाहनों की कृति का पुनर्स्थापन करने वाला बताया है। उन्होंने एक ब्राह्मण यानी कि एक द्वितीय ब्राह्मण और खटिया दाप मानमद यानी कि क्षत्रियों के अभिमान का नाश करने वाला, उसको बोलते हैं खटिया दाप मानमद। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक ब्राह्मण, एक अद्वितीय ब्राह्मण और खटिया दाप मानमद, ये होता है क्षत्रियों के अभिमान का नाश करने वाला। उन्हें राजा और महाराजा की उपाधियां दी गई। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी। कारले जो शिलालेख है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में। वहां उसके निकट कर्जिका गांव के अनुदान का उल्लेख भी मिलता है। तो ये सारी चीजें। उनकी माता गौतमी बालश्री, इसलिए उनका नाम गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र पड़ा दोस्तों। ठीक है, वही वशिष्ठी पुत्र श्री पुलवामी की बात करते हैं।
जिन्हें वैकल्पिक रूप से पुलमयी भी लिखा जाता है, इन्होंने गद्दी संभाली। गौतमीपुत्र का तत्काल उत्तराधिकारी था वशिष्ठीपुत्र पुलमयी। इनके सिक्के और शिलालेख आंध्र में पाए जाते हैं। जूनागढ़ जो शिलालेख है सौराष्ट्र का, उसके अनुसार उनका विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। किसका? वशिष्ठीपुत्र पुलमयी का, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के परवर्ती राजाओं में से एक थे। उन्होंने शक शासकों से उत्तरी कोकण और मालवा को पुनः प्राप्त किया। यज्ञश्री सातकर्णी ने यह व्यापार और नौवैन यानी कि नेविगेशन के लिए प्रेमी थे। इनके सिक्के पर जहाज की आकृति स्पष्ट होती है। इनके सिक्के आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। और प्रशासन देख सकते हो उनका, महासेनापति, राजकुमार राजा, ये इस तरीके से थे। गौतमी बात जो शासक हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, उनके शिलालेख से प्रशासन की नौकरशाही संरचना पर प्रकाश डाला गया है। ये सारी चीजें। अच्छा, गोमिल्का मैंने पहले ही बताया, गोलमिका होता था, ग्राम प्रधान के हाथों में था। 9 रथों, 9 हाथियों, 25 घोड़ों और 45 पैदल सैनिक वाली सैन्य रेजिमेंट का प्रमुख होता था गोलमिका। 9 रथों, 9 हाथियों, 25 घोड़ों और 45 पैदल सैनिकों वाली। ठीक है। सातवाहन साम्राज्य में 3 प्रकार के सामंत थे राजा, जिन्हें सिक्के डालने का अधिकार था। महाभोज और सेनापति, जो मैंने पहले भी बताया दोस्तों। ठीक है। सातवाहन राजाओं के शासनकाल में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स में भी कराया। सातवाहन सिक्के देख लो। ठीक है। सातवाहनों के सिक्के दक्कन, पश्चिमी भारत, विदर्भ, पश्चिमी और पूर्वी घाट आदि से प्राप्त हुए, खुदाई करके प्राप्त किए गए। इनके अधिकांश सिक्के ढाले गए थे। ठीक है। सातवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबे, सीसा और प्रोटीन के सिक्के हैं। चित्र सिक्के ज्यादातर चांदी के थे और कुछ शीशे के भी मिले हैं। चैत्य चित्र प्रतीक मिलते हैं वहां पर, गोल और चौकोर आयताकार भी हैं। ठीक है। कई सातवाहन सिक्कों पर सातकर्णी और पुलमावी के नाम अंकित हैं। चैत्य है, शंख, चक्र, कमल का प्रतीक, नंदी, जहाज का प्रतीक, स्वस्तिक चित्र भी है। सातवाहन सिक्कों पर पशु आकृतियां जैसे हाथी और शेर, ये सब है दोस्तों। ठीक है। ब्राह्मी लिपि थी, मैंने ऊपर बताया। सामाजिक संगठन देख सकते हो आप। कारीगरों में गंध का जो सुगंध का जो होता था, इत्र जिसे बोलते थे। वास्तुकला थी, कारले के चैत्य पश्चिम दक्कन में सबसे प्रसिद्ध थे कारले चैत्य। नासिक के 3 बिहारों में नहपान और गौतमीपुत्र के शिलालेख हैं नासिक में। और सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है अमरावती और नागार्जुन कोंडा। अमरावती स्तूप बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों को दर्शाता है दोस्तों। वहीं नागार्जुन कोंडा स्तूप में बौद्ध स्मारक और प्राचीनतम ब्राह्मणकालीन ईंट मंदिर भी है। सातवाहनों का पतन कैसे हुआ? पुलमावी जो था पुलमावी चतुर्थ को मुख्य सातवाहन वंश का अंतिम राजा माना जाता है। पुलमावी चतुर्थ, उन्होंने 225 ईस्वी तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य 5 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, देख सकते हो। सातवाहन का जो राजा सिमुख सातवाहन के समर्थक थे दोस्तों। ठीक है। आई होप सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है आपका सातवाहनों को हमने कंप्लीट किया है बखूबी। देखो गौतमीपुत्र कितने क्वेश्चंस कराए जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी थ्योरी भी कराई है। देखो थ्योरी विद मैप्स ये मैंने पूरा कराया। थ्योरी में भी काफी चीजें बताई है, मैप्स भी दिखाया आपको। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये कराया है। यहाँ से अगर सातवाहन से क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर जाने का कोई चांस बनता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा टॉपिक्स और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और यार अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा फैलाओ इसको, उनको भी थोड़ा लाभ मिले। वो कहते हैं कि कर भला तो हो भला वाली कहानी पे विश्वास रखो। ठीक है। क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम वाली परियोजना पर जी रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए अपने दोस्तों का, कहते हैं ना कि अतिथि देवो भवा, तो दोस्तों देवो भवा, ऐसा कुछ योजना बनाओ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।